हेलो हेलो। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है प्यारे दोस्तों, इसके अंतर्गत हमारा एक ग्रुप है और उस ग्रुप के अंतर्गत जो टॉपिक हैं वो हम लेंगे यहाँ पे कंटिन्यू। ठीक है, इसके अंदर एक टॉपिक है हमारा वाक्य, दूसरा टॉपिक है वाच्य और तीसरा टॉपिक है प्यारे दोस्तों इसके अंदर काल और चौथा टॉपिक है आपका वर्ती, जो आप इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें आप इसको पढ़ चुके हो। ठीक है जी। और इसके बाद में पांचवा टॉपिक है इसका हमारा पक्ष। ठीक है, इस ग्रुप में से ये दो टॉपिक आपके पिछले वाली क्लास में हो चुके हैं, बच गए हमारे ये तीन टॉपिक। इन तीन टॉपिक को यहाँ पढ़ेंगे। इस ग्रुप का जो रोल रहता है मिनिमम 3 मैक्सिमम 5, 3 से लेके 5% अलग अलग एग्जाम में इस वाले ग्रुप से पूछे जाते हैं। मेरी आवाज़ अगर क्लियर है और आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो आज का टॉपिक है हमारा यहाँ पे वाक्य। यार दोस्तों, एक तो होते हैं हमारे वर्ण, हम वर्णों को इस रूप में पढ़ते हैं, जैसे ये कै है, ये मैं है और ये क्या है आपका लह। इन्हीं वर्णों से हम निर्माण करते हैं शब्दों का, जैसे हमने यहाँ पर इन तीनों को मिला के एक शब्द बना लिया। इन्हीं से फिर हम प्रयोग करते हैं पद का, जैसे कमल का फूल, ये हमारे पद हो गई। और इसके बाद में फिर हम इन पदों से बनाते हैं वाक्य, जैसे कमल जल में खिलता है। तो ये क्या है जी, कमल जल में खिलता है, ये है हमारा वाक्य। ये क्या है, वाक्य। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके टुकड़े अर्थात खंड ना हो, जिसके खंड ना हो, जिसके टुकड़े ना हो उसको हम वर्ण कह रहे हैं। इसके बाद वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह हमारा शब्द कहलाता है। क्या जी, इसके बाद यहाँ पे विभक्ति युक्त शब्द, विभक्ति युक्त शब्द हमारे पद कहलाते हैं। और पदों का सार्थक समूह, पदों का सार्थक समूह हमारा क्या कहलाता है, वाक्य। तो ये इन सब की डेफिनेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। जी जी बिल्कुल। देखो, आप कोई भी एग्जाम, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम आप दो रजत जी, ठीक है, जो क्लास नोट्स बने वो पर्टिकुलर किसी एक भर्ती को टारगेट करके नहीं, बल्कि हिंदी के सिलेबस को टारगेट करके लिखे गए। तो फ्लिपकार्ट पे 26 तारीख तक सेल में उस पर डिस्काउंट है, उसके बाद वो 200 प्लस का प्राइस उसका हो जाएगा 26 तारीख के बाद। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जिस भी स्टूडेंट को हिंदी के नोट्स लेने हैं वो 26 तारीख तक ही आप उसको प्यारे दोस्तों
उसमें फ्लिपकार्ट पे जाके फाइनली अपना पेमेंट आप करके अपने एड्रेस पे उसको मंगवा सकते हैं। उसके बाद में जो उनका सेल है जो चल रहा है कैरियर फेस्ट करके, वो सेल हट जाएगी। सेल हटते ही फिर उसका प्राइस भी वही होगा। आप मोबाइल खरीदते हो, बहुत सारे आइटम हैं, आप ऑनलाइन मंगाते हो, आपने भी देखा होगा जब जब उस पर क्रेडिट कार्ड का ऑफर होता है या किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड का ऑफर होता है या फिर उस पर कोई विशेष छूट दी जाती है जो कि धमाका सेल करके या कुछ मेगा सेल करके, या बहुत सारे अलग अलग तरह का है, जैसे किताबों के रूप में फ्लिपकार्ट ने कैरियर फेस्ट करके चलाई है। तो वो सिर्फ मेरी बुक पे नहीं है बल्कि फ्लिपकार्ट पे आप कोई भी बुक खरीदोगे तो उसी पे ही वो डिस्काउंट है। और उसके बाद उन सभी किताबों का प्राइस चला जाएगा 27 तारीख को वहीं पर ही जिस पे वो पहले बिकती थी। तो इसीलिए इन्होंने 23, 24, 25 और 26 4 दिन इन्होंने कैरियर फेस्ट करके जो सेल चलाई है उसमें डिस्काउंट दिया गया किताबों पे। तो अगर आपको किसी भी एग्जाम के पर्पज से हिंदी की किताब या हिंदी के नोट्स, क्योंकि वो हिंदी के नोट्स दो चीज़ों के रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, एक तो किसी भी हिंदी की किताब की और हिंदी के नोट्स की। तो वो सारी चीज़ें हैंड राइटिंग है, हाथ से लिखी गई है, जैसे मैं यहाँ हाथ से लिख के पढ़ाता हूँ आपको, वो इजीली आपको समझ में आएगी, कम समय में आप उसको कंप्लीट भी कर पाओगे। तो हमें करना है आज वाक्य का टॉपिक। आखिरकार वाक्य क्या है? तो वाक्य है पदों का सार्थक समूह। तो ये यहाँ पे प्यारे दोस्तों क्या है, हमारे पद हैं 1, 2, 3, 4 और 1, 5। इसमें 5 पद हैं। अब आपको ध्यान रखना, अगर मैं इनको अलग अलग लिख दूं, यहाँ पे मैं कमल लिखूं तो ये पदों का सार्थक समूह नहीं होगा। मैंने यहाँ कमल लिख दिया, यहाँ पे मैंने जल लिखा, यहाँ मैं लिख दिया और यहाँ मैंने लिख दिया खिलता, और इसके बाद में यहाँ लिख दिया मैंने है। अब ये वाक्य नहीं है। ये वाक्य क्यों नहीं है? क्योंकि ये पदों का सार्थक समूह नहीं है। ये सब अलग अलग, ये इंडिविजुअल हो गए, सब अलग अलग हो गए ये, इसीलिए ये वाक्य नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना, वर्ण हम उसे कहते हैं इसके खंड अर्थात टुकड़े ना हो, क्योंकि कै को आप इस रूप में नहीं लिख सकते दोस्तों। ये वाला जो कै है आप इसको इस रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि आपने 1, 2, 3 और 1 4 टुकड़े कर दिए। तो जिसके टुकड़े ना हो, अब मान के चलो हमने यही ले लिया, अगर आप इसको इस रूप में लिखोगे तो ये वर्ण नहीं माना जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये क्या है, ये वर्ण है, ठीक है, जिसके टुकड़े ना हो। तो यहाँ पे इन्हीं वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों का जो सार्थक समूह है वो शब्द कहलाता है। हमने इनको ले लिया एक साथ तो ये शब्द कहलाया। लेकिन अगर मैं इनको अलग से ले लूँ, उल्टा लिख दूँ, पहले ले लिया, फिर मैं ले लिया, फिर क्या ले लिया, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, लमक का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए शब्द भी नहीं कहलाएगा। वर्णों का केवल वो समूह शब्द कहलाएगा जो सार्थक हो, जो किसी अर्थ के लिए जाना जाता हो। इसके बाद यहाँ पे क्या है, विभक्ति युक्त शब्द। अब ये शब्द था, ये रहा यहाँ पे शब्द, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है। अब इसमें ये क्या का जो आया है ये हमें बता रहा है विभक्ति को। तो का कारक चिन्ह किसका है? षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक। तो आप कारक पढ़ चुके हो इससे पहले क्लासों में, और वही चीज मुझे यहाँ सारी आगे चाहिए कि जो भी आपने पढ़े हैं। तो ये का हमें षष्ठी विभक्ति संबंध कारक को बताता है। तो इसका मतलब ये हुआ का के की संबंध कारक का परसर्ग कारक चिन्ह है। तो यहाँ पे जब शब्दों के साथ में कोई परसर्ग कारक चिन्ह आ जाता है तो वे शब्द नहीं रहते बल्कि वे पद बन जाते हैं। जब शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वे शब्द नहीं रहते, वे पद कहलाते हैं। तो पद की 3 डेफिनेशन है। एक क्या है? शब्दों का सार्थक समूह, ठीक है। दूसरी क्या है? विभक्ति युक्त शब्द पद कहलाते हैं। और तीसरा, जब हम वाक्य में शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वे पद बन जाते हैं। तो पदों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य। तो ये आपको ध्यान रखना, वर्णों का सार्थक समूह शब्द है, शब्द का सार्थक समूह पद है और पदों का सार्थक समूह वाक्य है। लेकिन जब तक हम इनको अकेले लिखेंगे तब तक ये वाक्य नहीं होंगे। वाक्य ये तब होंगे जब आपस में इनकी एक दूसरे पर निर्भरता होगी, अर्थात ये पदों के सार्थक समूह के रूप में प्रयुक्त होंगे। इसके बाद बात करते हैं प्यारे दोस्तों यहाँ पे वाक्य के अवयव और तत्व की। वाक्य के जो अवयव और तत्व होते हैं वो होते हैं 6। वाक्य के अवयव, वाक्य के अवयव, तत्व, घटक। वाक्य के अवयव तत्व घटक कितने होते हैं? 6 होते हैं। इनमें से एक होता है हमारा यहाँ पे
योग्यता, दूसरा क्रमबद्धता, तीसरा स्पष्टता, चौथा आकांक्षा, पांचवा सन्निधि और छठा अन्वय। ये क्या है जी हमारे, जिस प्रकार पानी जो बनता है जिसको हम जल कहते हैं, तो ये जल कैसे बनता है, H2O। अब कोई आपसे पूछने लगे कि जल के तत्व बताओ कितने हैं, तो आप कहोगे 2 तत्व है। जल के तत्व कितने, 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऐसी कोई आपसे पूछने लगे कि आपका जो शरीर है ये कितने तत्वों से मिलकर बना है, तो आप कहोगे 5 तत्वों, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो आपका शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पानी 2 तत्वों से मिलकर बना है। ऐसे ही जो वाक्य होता है ये 6 तत्वों से मिलकर बनता है। और ये 6 तत्व कौन से होते हैं, योग्यता, क्रमबद्धता, स्पष्टता, आकांक्षा, सन्निधि और अन्वय। केवल ये कह देना कि पदों का सार्थक समूह वाक्य है, ये अपने आप में सही नहीं है, बल्कि इन पदों के बीच में प्यारे दोस्तों योग्यता, क्रमबद्धता, स्पष्टता, आकांक्षा, सन्निधि और अन्वय भी होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे प्रयोग कर रहा हूं कि अग्नि से पौधे, अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं, ये अपने आप में शुद्ध वाक्य है। क्रमबद्धता, हाथी ने दौड़ में घोड़ों को पछाड़ दिया। स्पष्टता, आता है अश्वत्थामा मारा गया। आकांक्षा, राजा दशरथ के 4 थे। सन्निधि, राम ने रावण को बाण से मारा। अन्वय, जाता है उल्वय। ये सारे के सारे सेंटेंस अशुद्ध है, ये गलत वाक्य है, अशुद्ध वाक्य। अब वो आपसे पूछेगा इसमें अशुद्धि का कारण बताइए। ये सारे वाक्य क्या है, अशुद्ध है, और इसमें अशुद्धि का कारण आपसे पूछेगा कि दिए गए सेंटेंस में अशुद्धि का कारण क्या है। तो प्यारे दोस्तों हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हम कर रहे हैं वाक्य के अवयव, वाक्य के अवयव, घटक अर्थात तत्व। वाक्य के अवयव, घटक, तत्व कितने हैं जी हमारे, ये तत्व है प्यारे दोस्तों हमारे 6। अब यहाँ पर अग्नि में जलाने की योग्यता होती है, सींचने की नहीं होती है। तो अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं,
तो यहाँ पे जो सींचने की योग्यता होती है वो जल में होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हमने किसका प्रयोग किया, अग्नि का। तो इसका मतलब क्या है कि पदों के बीच में योग्यता नहीं है, जिसकी वजह से वाक्य अशुद्ध है। फिर है हाथी ने दौड़ में घोड़ों को पछाड़ दिया। अगर घोड़े प्यारे दोस्तों लंगड़े भी होंगे तो कभी भी हाथी से पराजित नहीं होंगे। यहाँ तो पछाड़ने की बात हो रही है। पछाड़ने का मतलब क्या है कि हाथी चले गए 1 किलोमीटर आगे और घोड़े रह गए पीछे। तो इसमें क्या है, क्रमबद्धता नहीं है। यहाँ हाथी के स्थान पर घोड़े और घोड़े के स्थान पर हाथी का प्रयोग हो गया, जिसकी वजह से ये अशुद्ध वाक्य है। स्पष्टता खाता है, तो आप कहोगे आम खाता है, रोटी खाता है, अमरूद खाता है, सेब खाता है। मैं कहूँगा पंजाब नेशनल बैंक का खाता है, SBI का खाता है। अब ये खाता है शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ, ये बैंक के अकाउंट के संदर्भ में हुआ या किसी भोज्य पदार्थ को खाने के संदर्भ में हुआ, इसकी क्लियरिटी नहीं है। तो स्पष्टता किसको कहते हैं, क्लियरिटी। क्रमबद्धता किसको कहते हैं, सीक्वेंस को। ठीक है, योग्यता किसे कहते हैं, किसी के अंदर जो क्षमता होती है, जो कैलिबर होता है, उसकी जो खूबी होती है, उसकी विशेषता होती है, उसको योग्यता कहते हैं। ठीक है, अश्वत्थामा मारा गया, महाभारत में प्रयोग हुआ। अब ये अश्वत्थामा हाथी मारा गया, द्रोणाचार्य का पुत्र, इसकी क्लियरिटी नहीं है। इसी वजह से जब ये युधिष्ठिर के द्वारा कहा गया अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य ने समझा मेरा पुत्र मारा गया, और जबकि मारा कौन गया था, हाथी। तो यहाँ पे जब तक शब्दों के बीच में, पदों के बीच में स्पष्टता नहीं है तो शुद्ध वाक्य नहीं है। जब तक पदों के बीच में क्रमबद्धता, सीक्वेंस नहीं है तो शुद्ध वाक्य नहीं है। जब तक पदों के बीच में योग्यता नहीं है तो वो भी शुद्ध वाक्य नहीं है। आकांक्षा, राजा दशरथ के 4 थे, तब 4 क्या थे वो यहाँ छूट गया। तो राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो इस सेंटेंस को यहाँ पुत्र की आकांक्षा है, इच्छा है। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा, अभिलाषा। तो जब तक इस वाक्य में दूसरे शब्द की आकांक्षा बनी रहेगी तब तक ये शुद्ध वाक्य नहीं है। अब राजा दशरथ के 4 महल थे, हाथी थे, घोड़े थे या पुत्र थे, उसकी क्लियरिटी नहीं हुई। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, जब यहाँ पुत्र शब्द आया तब इसकी आकांक्षा, इच्छा पूरी हुई और ये शुद्ध वाक्य बना। राम ने, यहाँ पे हमने इतना लिया गैप, यहाँ पे इससे ज्यादा ले लिया, यहाँ इससे भी ज्यादा है, यहाँ इससे भी ज्यादा है, यहाँ कम है और यहाँ सबसे ज्यादा है। तो राम ने रावण को बाण से मारा, जब तक आप पदों को पास पास नहीं लिखोगे, निकट नहीं लिखोगे, तब तक ये शुद्ध वाक्य नहीं माना जाएगा। हमने यहाँ पे सन्निधि तो ले ली थी, यहाँ पे भी मैंने समान गैप लिया है, ठीक, इसमें सन्निधि तो थी लेकिन योग्यता नहीं थी। तो यहाँ पर क्या है, सन्निधि, पदों का पास पास लिखना। अगर मैं कहूँ कि राम ने, और कल वाली क्लास में सुबह 8 बजे आके बोलूँ रावण को मारा था, तो आप इसको वाक्य नहीं मानोगे। इसलिए जब आप किसी बात को कह रहे हो और कहते समय जब आप बहुत ज़्यादा गैप ले लेते हो तो फिर लोग उसका भाव नहीं समझ पाते हैं, तो वे शुद्ध वाक्य नहीं होते। आपने बहुत सारे वक्ता देखे होंगे, उनके बोलने का लहजा, तरीका अलग अलग होता है। राहुल गांधी जब बोलते हैं तो कुछ बोलने के बाद में वो काफ़ी देर रुक जाते हैं, और जैसे वो रुकते हैं दोबारा बोलते हैं तो फिर लोगों का तारतम्य उस तरीके से उनके साथ नहीं जुड़ पाता। उनका रीज़न यही है कि जब वो आदमी कोई पर्ची में देख के बोलेगा या किसी का लिखा हुआ भाषण पढ़ने की कोशिश करेगा तो वहाँ वो लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाता। उसका रीजन होता है सन्निधि। तो यानी कि राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें पदों के पास पास नहीं था, इसलिए ये अशुद्ध वाक्य है। अन्वय कहते हैं कर्ता को कर्ता के स्थान पे, कर्म को कर्म के स्थान पे, क्रिया को क्रिया के स्थान पे होना चाहिए। यानी कि कर्ता कर्म क्रिया का निश्चित स्थान ही अन्वय कहलाता है। तो यहाँ पे क्या, जाता है स्कूल वह, जबकि होना क्या चाहिए था, वह स्कूल जाता है। ये पदों का समूह तो था, ये सारे पदों का समूह है, लेकिन शुद्ध वाक्य नहीं है। इसलिए पदों का समूह के साथ साथ किसी भी वाक्य में योग्यता, क्रमबद्धता, स्पष्टता, आकांक्षा, सन्निधि, अन्वय का होना जरूरी है, तभी वो वाक्य शुद्ध वाक्य बनेगा। अदरवाइज वो वाक्य यार दोस्तों अशुद्ध कहलाएगा। आपसे क्या पूछेगा, वो इनमें से कोई एक वाक्य दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये वाक्य अशुद्ध है, लेकिन इस वाक्य में अशुद्धि का कारण बताइए, और 4 ऑप्शंस आपको इनमें से मिलेंगे। तो आप उस कंडीशन को प्रयोग करोगे जो अभी आपने समझी है। तो वाक्य में अशुद्धि इन 6 तत्वों की वजह से भी होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि जिस प्रकार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश है, ऐसे ही वाक्य भी 6 तत्वों से मिलकर बनता है। इस प्रकार पानी 2 तत्वों से मिलकर बनता है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, ऐसे ही वाक्य भी 5 तत्वों घटकों से मिलकर बनता है।
ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहाँ तक क्लियर है जी? जी, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। जो जो टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके क्वेश्चंस आपको हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल से साथ के साथ प्रैक्टिस भी करने हैं। देखो, किसी भी चीज़ का सबसे बेस्ट तरीका या किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद अगर फ़ायदा आपको लेना है या किसी सब्जेक्ट से आपको फ्री होना है तो 3 काम आपको करने पड़ेंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ध्यान से चीज़ों को सुनो, क्योंकि आपके पास हर टॉपिक में 50% चीज़ें एकदम नहीं आ रही है। जो चीज़ पुरानी थी, जो पहले से पढ़ी है, वो तो तुरंत समझ ली आपने, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। और जो चीज़ें नहीं थी तो उस पर आपने फोकस ही नहीं किया तो वो समझ में आपके नहीं आई। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हर टॉपिक के अंदर 50% चीज़ आपको नहीं बताई जा रही है, और वो इसलिए बताई जा रही है कि अभी ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी हमारे एग्ज़ाम हैं उसमें हिंदी का वो लेवल पूछा जा रहा है। तो इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, सबसे पहले पेशेंस रख के ध्यान से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जो टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर वो हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे जाके मैं एक नहीं बल्कि 5 से ज़्यादा बार पूरे हिंदी के सिलेबस को टॉपिक वाइज पढ़ा चुका हूँ। आप एक टॉपिक की कम से कम 5 क्लास वहाँ पे देखोगे, और हर क्लास में मैंने 50, 60 या 100 क्वेश्चन कराए। 50 से कम क्वेश्चन मैंने किसी भी टॉपिक के नहीं कराए। तो यह तो जिस टॉपिक में मैंने 50 क्वेश्चन कराए वो ले लो, या 60 क्वेश्चन कराए वो, या 100 क्वेश्चन भी मैंने कराए वो लो। तो हिंदी बाई अरुण सर जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने टॉपिक वाइज पूरे हिंदी के सिलेबस को कराया। और आप जैसे आज वाक्य पढ़ रहे हो, अब आप हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ वाक्य की क्लास सर्च कीजिए, या अरुण सर वाक्य टॉपिक। आप जैसे ही करोगे तो वो क्लास निकल के आएगी, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कुछ समय के बाद में ये कॉन्सेप्ट भी आप भूल जाओगे। एक बच्चे का डाउट है ये अन्वय, तो अन्वय क्या है? जाता है स्कूल वह। तो अन्वय में क्या होता है कि कर्ता कर्म क्रिया का निश्चित स्थान को हम अन्वय कहते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा हम ज्यादातर जो सेंटेंस प्रयोग करते हैं उसमें कर्ता से शुरुआत होती है। ठीक, कर्ता क्या? कार्य को करने वाला, तो कार्य को करने वाला क्या है? यहाँ वह है। ठीक है, कर्म क्या है? यहाँ स्कूल है। क्रिया क्या है? यहाँ जाता है। तो क्रिया आमतौर पे हम कहाँ प्रयोग करते हैं? लास्ट में। कर्ता का कहाँ प्रयोग करते हैं? शुरू में। तो अन्वय हम उसे कहते हैं कर्ता कर्म क्रिया का निश्चित स्थान। तो इसमें अन्वय हुआ ही नहीं है, इसी वजह से ये अशुद्ध वाक्य हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आपके पढ़ने का तरीका क्या था? सही, ठीक है, पढ़ने का तरीका ये था, पहले नंबर पे कॉन्सेप्ट अर्थात थ्योरी। ये जो थ्योरी है टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है जी, टॉपिक वाइज आप थ्योरी सबसे पहले सीक्वेंस में लो। इसके बाद में फिर क्या है आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। टॉपिक वाइज अगर किसी सब्जेक्ट में 100% परफॉर्मेंस करनी है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। और तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है? स्वयं के नोट्स तैयार करो, स्वयं के नोट्स तैयार करो। और इसके बाद फिर क्या करना है? इसके बाद करना है समस्या समाधान, डाउट। और जिस दिन ये आप कर लोगे, मैं 100% कह रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन सही कर दो। अब यहाँ थ्योरी में टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करा ही रहा हूँ, इसकी आपको टेंशन लेने नहीं, इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ समय, घंटे, दिन, महीने आपको देने पड़ेंगे, ये हमारा सारा सिलेबस हो जाएगा। आपकी बारी क्या है? आपकी बारी ये है कि जो जो टॉपिक हो जाए, जो टॉपिक आपने अभी कुछ पिछले सप्ताह पढ़े थे, आपने पिछले सप्ताह क्या पढ़ा? हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं, इसके बाद कारक, फिर समास पढ़ा, इसके बाद विराम चिन्ह है, वर्ती और पक्ष है, लिंग और वचन है। वे सारे टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन आप में से किसी ने नहीं की। बस
आने दो, इधर से भी आने दो, इधर से भी आने दो, पीछे से भी आने दो, आगे से भी आने दो, फ्री में भी आने दो, डिस्काउंट में भी आने दो। आपका काम फिलहाल सारा फोकस है चीज़ों को आने दो, लेकिन वो चीज़ें इकट्ठी करके आपका भला होने वाला नहीं है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें लाखों बच्चे बैठते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसमें से जो करीम बच्चे होते हैं फाइनल सिलेक्शन उनका होता है। और वो करीम बच्चे कैसे बनते हैं? वो बनेंगे, ये मेरा टॉपिक हो गया, अब मुझे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। अब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के दो तरीके, एक तो यूट्यूब चैनल पे टीचर के साथ मिल के करो आप, जैसे मेरा चैनल हिंदी बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल है, वहाँ टीचर आपको सोल्यूशन दे रहा है। ठीक है, वो अपने आप में बेस्ट तरीका होता है किसी भी टॉपिक से फ्री होने का। और दूसरा तरीका ये कि आपके पास जो बुक है, उस बुक में जो टॉपिक के जो क्वेश्चंस है, जब आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो अब आप टॉपिक वाइज उसमें से प्रैक्टिस करो। तो जो भी आपको अच्छा लगे, बुक से अच्छा लगे बुक से करो, यूट्यूब चैनल से अच्छा लगे यूट्यूब से। उसके बाद स्वयं के नोट्स, बहुत सारे बच्चे नहीं बनाते, यहाँ पे चीज़ें आप नोट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये नोट नहीं करना है, आप अपने खुद के नोट्स नहीं बना रहे हो, तो वे नोट्स में उसी वजह से लेके आए। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक ही होते हैं कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने नोट्स खुद बनाएंगे, और दूसरे ये है कि दूसरे की किताबों से, दूसरे के नोट्स से पढ़ेंगे। अगर आप अपने नोट्स नहीं बना रहे, तो नोट्स वाली जो बुक है जो फ्लिपकार्ट पे अभी चल रही है, आप उसको लो, फिर आपको खुद बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उसमें हैंड राइटिंग नोट्स है, उसके अंदर वे सारी थ्योरी है जो यहाँ पे आपने समझी है, उसके अंदर सारी वे क्वेश्चंस की वेराइटी है जिसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसको करने के बाद आपका स्कोर 100% बढ़ेगा। इसके बाद आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में किसी न किसी बच्चे का डाउट जरूर होगा, अगर वो ईमानदारी से पढ़ा है। तो जब तक वे डाउट क्लियर नहीं करोगे, तब तक प्यार दोस्तों वो टॉपिक, वो सिलेबस पूरा नहीं है। अगर आपके पास किसी सब्जेक्ट में 50 डाउट है, तो इसका मतलब आपका वो सब्जेक्ट तैयार नहीं है, जब तक वे 50 डाउट की क्लियरिटी आप नहीं करोगे। जिस दिन ये काम कर लोगे, समझ लो उस दिन पढ़ने का फायदा है, और आप आराम से इन चीज़ों को कर जाओगे। इसके बाद हमारा तीसरा जो है प्यार दोस्तों, वाक्य के संदर्भ में, एक तो था वाक्य की परिभाषा शुरू में, फिर वाक्य के तत्व, और इसके बाद है वाक्य के अंग। वाक्य के अंग या भाग। वाक्य के अंग या भाग दो होते हैं, इनमें से वाक्य का एक अंग तो हम जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं उद्देश्य के रूप में, इसको हम कर्ता कहते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या है जी? वाक्य में, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य कहलाता है। कर्ता कौन है? क्रिया को करने वाला। दूसरा क्या है जी? दूसरा है विधि। दूसरा क्या है जी? विधि। विधि किसे कह रहे हैं? क्रिया। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, वाक्य में, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विधेय कहलाती है। विधेय, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विधेय कहलाती है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विधेय कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक होता है जी हमारा उद्देश्य का विस्तार। एक क्या होगा जी? उद्देश्य का विस्तार। और एक होता है जी हमारा विधेय का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार क्या है जी? वाक्य में कर्ता के लिए प्रयुक्त शब्द, वाक्य में कर्ता के लिए, वाक्य में कर्ता के लिए प्रयुक्त शब्द, वाक्य में कर्ता के लिए प्रयुक्त शब्द उद्देश्य का विस्तार। वाक्य में
क्रिया के लिए वाक्य में क्रिया के लिए वाक्य में क्रिया के लिए प्रयुक्त शब्द क्या कहलाएंगे? विधेय का विस्तार कहलाएंगे। ठीक, तो जब आप किसी सेंटेंस को प्रयोग करते हो बोलते या लिखते समय, तो उसमें कुछ शब्दों का प्रयोग हम कर्ता के लिए करते हैं और कुछ शब्दों का प्रयोग हम क्रिया के लिए करते हैं। तो कर्ता के लिए प्रयुक्त शब्द उद्देश्य का विस्तार और क्रिया के लिए प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? विधेय का विस्तार। क्लियर? जी, तो यहाँ पर आप सेंटेंस देखिए और उनके आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, दिए गए सेंटेंस में कितने उद्देश्य और कितने विधेय हैं। जैसे राम तक पढ़ता है, तो आपसे क्या पूछेगा? में कितने उद्देश्य और कितने विधेय? राम इसमें क्या है जी? उद्देश्य, और उद्देश्य कितने हैं? एक। पढ़ता है इसमें क्या है जी? विधेय। विधेय कितने हैं इसमें? एक उद्देश्य एक विधेय। तक क्या है इसमें? विधेय का विस्तार। तक क्या है इसमें? विधेय का विस्तार है। क्लियर है? तो पुस्तक क्या है यहाँ पे? विधेय का विस्तार है। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस देखो जी, माता पिता पार्क में बैठे हैं। आपसे क्या पूछेगा? माता पिता क्या है जी? दो उद्देश्य। दो उद्देश्य का मतलब दो कर्ता। बैठे हैं क्या है जी? एक विधि। और पार्क में ये क्या है जी? ये क्रिया के लिए आया है, इसलिए विधेय का विस्तार। ये क्या कहलाएंगे? विधेय का विस्तार। इसके बाद तीसरा सेंटेंस लो जी, सुंदर भारत का सपना देखने वाले, सुंदर भारत का सपना देखने वाले नेता व साधु, नेता व साधु आजकल जेल में पड़े हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? कि यहाँ से लेके यहाँ तक सुंदर भारत का सपना देखने वाले, ये क्या है जी? नेता और साधु, जो ये दो आपके क्या हैं? नेता और साधु दो आपके उद्देश्य हैं। नेता और साधु दो क्या हैं आपके? उद्देश्य। और ये पढ़े हैं क्या है आपका? एक विधेय है। ये क्या है जी? एक विधि। और ये क्या है आपका? उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार। और ये आजकल जेल में पड़े, आजकल जेल में, ये है आपका विधेय का विस्तार। विधेय का विस्तार। तो आपसे सेंटेंस दे के पूछेगा इनमें कितने उद्देश्य कितने विधेय हैं।
एक उद्देश्य एक विधेय, दो उद्देश्य एक विधेय, इसमें दो उद्देश्य एक विधेय। क्लियर? इस तरीके से ऐसे ही आपसे यहाँ पे फोर्थ सेंटेंस लो आप। घोड़ा घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी खींचता है। घोड़ा गाड़ी खींचता है तो घोड़ा क्या है? खींचता क्या है? विधेय। ये खींचता क्या है? विधेय। और ये गाड़ी क्या है? विधेय का विस्तार। विधेय का विधेय का विस्तार। ठीक है जी। ऐसे ही फिफ्थ सेंटेंस, राम श्याम मोहन सोहन व गीता बबीता नीता नीता परस्पर परस्पर खेलते कूदते पढ़ते लिखते खाते पीते नहाते धोते नहाते धोते। अब आपसे वो पूछेगा जी बताओ इसमें कितने उद्देश्य हैं और कितने विधेय हैं, तो आप क्या कहोगे? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो हो गए जी आपके इसमें उद्देश्य। 7 उद्देश्य का मतलब हो गया जी 7 कर्ता। ठीक है। खेलना कूदना एक क्रिया है, क्यों? क्योंकि बीच में हाइपन आया है, और जहाँ बीच में हाइपन योजक चिन्ह हो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। और संयुक्त क्रिया में दो क्रिया एक साथ शुरू होती है, एक साथ समाप्त। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों 1 2 3 और 1 4, यहाँ पे 4 विधेय हैं। 4 क्या है? 4 विधेय। और ये जो परस्पर है ये विधेय का विस्तार है, क्योंकि परस्पर ये नहीं आपस में हो रहे हैं, परस्पर खेलना कूदना पढ़ना लिखना खाना पीना नहाना धोना हो रहा है। इसलिए क्या कहलाएगा? विधेय का विस्तार। तो इसमें उद्देश्य का विस्तार कुछ है ही नहीं, में उद्देश्य का विस्तार है ही नहीं। तो वो इस तरीके से सेंटेंस दे के आपसे पूछेगा कि दिए गए सेंटेंस में कितने उद्देश्य और कितने विधेय हैं। दिए गए सेंटेंस में उद्देश्य का विस्तार या विधेय का विस्तार बताओ। ये उद्देश्य का विस्तार है और ये क्या है आपका यहाँ? विधेय का विस्तार। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, वाक्य के अंग और भाग दो होते हैं। एक वाक्य में कर्ता वाला भाग प्रधान होता है, दूसरा क्रिया वाला भाग। वाक्य में हम कर्ता को कर्ता ना कह के उद्देश्य कह रहे हैं, क्रिया को क्रिया ना कह के हम विधेय कहते हैं। और उन उद्देश्य और विधेय के आधार पर ही वाक्य के दो अंग हो जाते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। इसके बाद में फिर उद्देश्य का विस्तार उनको कहते हैं जो हम कर्ता के लिए वाक्य में शब्द प्रयोग करते हैं, विधेय का विस्तार उन्हें कहते हैं जो क्रिया के लिए हम शब्द वाक्य में प्रयोग करते हैं। और इन्हीं उद्देश्य विधेय के आधार पर हम सरल वाक्य भी करते हैं। ये पांचों के पांचों सेंटेंस आपके सरल अर्थात साधारण वाक्य के भी हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य की कंडीशन भी यही है। सरल वाक्य की कंडीशन क्या है? जहाँ एक उद्देश्य एक विधेय हो वो सरल वाक्य है, जहाँ दो उद्देश्य एक विधेय हो वो भी सरल वाक्य है, और जहाँ अनेक उद्देश्य अनेक विधेय हो उसको भी हम सरल वाक्य कहते हैं। अभी हमने एक पंथ दो काज किया, एक तो वाक्य के अंग अर्थात भाग को कंप्लीट किया और दूसरा सरल वाक्य।
तो यही सारे के सारे प्यारे दोस्तों क्या है, सरल वाक्य भी है। बच्चे इसमें गलती क्या करेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रिया मानेंगे, जो कि अपने आप में गलत है। संयुक्त क्रिया में 2 क्रिया होती है, दोनों क्रिया एक साथ शुरू होगी, एक साथ समाप्त होगी। संयुक्त क्रियाओं में दोनों क्रियाओं के बीच में लिखते समय हम योजक चिन्ह अर्थात हाइफन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए आप इसको तो काउंट कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 उद्देश्य हैं, लेकिन यहाँ पे यार दोस्तों विधेय केवल 4 ही है, 8 नहीं है। तो इसी वजह से ये सारे के सारे क्या कहलाए, सरल वाक्य। तो एक पंथ दो काज का मतलब यहाँ पे यही था कि ये वाक्य के अंग और विधेय भी हैं। अगर आपको ये तीनों चीज समझ में आ गई है प्यार दोस्तों, तो एक बार हम टॉपिक कर रहे हैं वाक्य, और वाक्य के अंतर्गत हमें जो चीजें पढ़नी है वो क्या है, एक तो पढ़नी है वाक्य की परिभाषा। क्या करना है जी, एक तो वाक्य की परिभाषा जो हमने कंप्लीट की, वाक्य की परिभाषा। दूसरा वाक्य के अवयव या तत्व। दूसरा आपने पढ़े वाक्य के तत्व या अवयव। वाक्य के तत्व या अवयव कितने थे, वो थे हमारे 6। इसके बाद में प्यार दोस्तों आपने तीसरा पढ़ा वाक्य के अंग। वाक्य के अंग या भाग। वाक्य के अंग या भाग कितने होते हैं, वाक्य के अंग या भाग होते हैं हमारे 2। कितने होते हैं, वाक्य के अंग या भाग हैं 2। इसके बाद में फोर्थ जो है वो है वाक्य के भेद, वाक्य के भेद। और फिर पांचवा जो है वो है प्यारे दोस्तों हमारा रिक्त स्थान वाले वाक्य, रिक्त स्थान वाले वाक्य। और इसके बाद फिर छठा है हमारा शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, शुद्ध व अशुद्ध, शुद्ध व अशुद्ध वाक्य, जिसको वाक्य शुद्धियां भी कहते हैं, जिसको वाक्य अशुद्धियां, जिसको वाक्य अशुद्धियां भी कहते हैं। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों वाक्य वाले टॉपिक को आप 6 सब टॉपिक के साथ कंप्लीट करोगे। और ऐसा आज तक कोई पेपर नहीं है जिसमें वाक्य से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। ठीक है, तो आपने अब तक इनमें से एक तो कंप्लीट कर लिया है, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के तत्व अवयव, वाक्य के अंग। ठीक है, इसके बाद बारी आ जाती है हमारी वाक्य के भेद की। वाक्य के जो भेद होते हैं, वाक्य के भेद, बच्चे सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं। वाक्य के भेद 2 होते हैं, 3 नहीं होते। ठीक है, 3 होते हैं रचना के आधार पे। इनमें से वाक्य के 2 भेद में एक आता है रचना या संरचना, रचना या संरचना के, रचना या संरचना के आधार पर, रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के, रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। और ये भेद होते हैं हमारे 3। इन 3 भेदों में से एक आता है हमारा सरल वाक्य, एक क्या आता है सरल वाक्य। दूसरा जो होता है वो होता है मिश्र वाक्य। और तीसरा जो होता है, तीसरा होता है हमारा संयुक्त वाक्य। तीसरा क्या है, संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य का दूसरा नाम क्या होता है, सरल वाक्य का दूसरा नाम होता है साधारण वाक्य। वो क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। मिश्र वाक्य का दूसरा नाम होता है मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। और संयुक्त वाक्य का दूसरा नाम होता है जटिल वाक्य। इसी को क्या कहेंगे हम, जटिल वाक्य। इसमें से सरल वाक्य आप कंप्लीट कर चुके हो। सरल वाक्य साधारण वाक्य किसे कह रहे हैं, सरल साधारण वाक्य कह रहे हैं एक उद्देश्य एक विधेय। जहाँ एक उद्देश्य एक विधेय हो वो भी सरल वाक्य है। जहाँ 2 उद्देश्य एक या 2 विधेय, एक या 2 विधेय हो वो भी सरल वाक्य।
और जहां अनेक उद्देश्य, जहां अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय हो, जहां अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय हो, वो भी क्या कहलाता है? सरल वाक्य। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारी 3 कंडीशन बनती है। ये हमारी क्या है जी? 3 कंडीशन बनती है। ठीक है, एक उद्देश्य एक विधेय है, 2 उद्देश्य एक या 2 विधेय हैं, अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय जहाँ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे सरल वाक्य। इनके जो उदाहरण है सरल वाक्य के, वो ये हैं आपके पांचों के पांचों। ये भी आपका सरल वाक्य है। ये क्या है? आपका सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक उद्देश्य एक विधेय है, ये सरल वाक्य है। इसमें 2 उद्देश्य 2 विधेय है, ये भी आपका सरल वाक्य है। इसमें प्यारे दोस्तों 2 उद्देश्य एक विधेय है, ये भी आपका सरल वाक्य है। ये भी क्या कहलाएगा? आपका सरल वाक्य है। और इसमें भी ये आपका एक उद्देश्य एक विधेय है, ये भी क्या कहलाएगा? आपका सरल वाक्य। और इसमें अनेक उद्देश्य अनेक विधेय है, ये भी क्या कहलाएगा? आपका सरल वाक्य। क्लियर? तो आपने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया? आज आपने कंप्लीट कर लिया प्यारे दोस्तों यहाँ तक। ठीक है, ये सरल वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। अब मुझे कराना है मिश्र वाक्य। दूसरा क्या है जी हमारा? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। ठीक है, इसको करेंगे कल वाली क्लास में। अब मैं लूँगा आपके डाउट। यहाँ तक चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है, सब चीज़ अगर आपको क्लियर है, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, और जिसका जो डाउट है वो अपना डाउट पूछिए। यहाँ तक अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं तो सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। अगर किसी का कोई डाउट है तो अपना डाउट यहाँ से क्लियर कीजिए जी। सुधा पांडे, प्रशांत मिश्रा, रौनक चौहान, प्रियंका जायसवाल, अमित, सत्यम, आकाश, अश्वनी, रवि, भारती, पूजा, मधु, प्रियंका, मोनू, सत्यम, आकाश, प्रिया, विशाल, कित, मोनू, धर्मेंद्र, भारती, आज़ाद। जी जी, यहाँ तक क्लियर है। आशीष, सूर्य प्रकाश वर्मा, सत्यम, अश्विनी कुमार, रवि, कपिल, मनोज, संजय, लवकुश, अमित, यशपाल, ऋषि, धर्म, आदित्य जी, सोनी। सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? किसी का भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो? पीयूष, शुभू, उषा, प्रियंका, निशा जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हिंदी के जो नोट्स हैं आप वो ले सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको कई बार पहले भी चर्चा किया। अगर आपको लेने हैं तो 26 तारीख से पहले, ठीक है? तो 23 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक, ठीक है, कोई भी बुक है, जरूरी नहीं आप हिंदी के नोट्स ही लो, ठीक है। 23 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक फ्लिपकार्ट पर कैरियर फेस्ट करके सेल चल रही है, जिस पे किताबों पे आया हुआ है डिस्काउंट। ठीक है, आपके घर तक पहुंचने का जो चार्ज हमेशा लेते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वो चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। मेरी जो बुक का प्राइस है, जो क्लास नोट्स हैं मेरे हिंदी के क्लास नोट्स हैं, ठीक है, हिंदी क्लास नोट्स, ठीक है, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, हिंदी के जो क्लास नोट्स हैं, इसका जो प्राइस आपको वहाँ शो होगा वो होगा 170 रुपया। ठीक है जी। वैसे आपको ध्यान रखना है, किताब का जो प्राइस है वो 249 है, लेकिन डिस्काउंट के साथ में वो आपको दे रहे हैं 170 में। लेकिन 170 से भी 130 में आप इसको कैसे परचेज कर पाओगे उसको भी समझो। 130 रुपया में आप परचेज इसलिए करोगे क्योंकि जो कैरियर फेस्ट करके सेल चल रही है वो डिस्काउंट के साथ तो आ गई 170 में, लेकिन जैसे आप यूपीआई से या किसी क्रेडिट कार्ड से जो वो छूट दे रहे हैं उस क्रेडिट 27 तक नहीं है, 26 तक है, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है जी। जी जी, हाँ उसमें देख लेना एक बार उन्होंने बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है, ठीक है। तो उसमें आपको जो फ्लिपकार्ट से आप अमेजोन पे वो प्राइस नहीं मिलेगा आपको जो फ्लिपकार्ट छूट के साथ दे रहा है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप यूपीआई से या उसके दिए गए क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करते हो तो फिर आपके 40 रुपया फिर यहाँ पे भी बचते हैं। इसीलिए एक बार फ्लिपकार्ट को आप विजिट करोगे और ये नोट्स आप अपने ले लोगे। अगर उन्होंने अभी तक वो सेल नहीं हटाई है तो आज भी आप विजिट कर सकते हैं। तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी के उस क्लास नोट्स, ठीक है जी। मैं बात कर रहा हूँ हिंदी के इन क्लास नोट्स की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा हिंदी बाई अरुण सर जो यूट्यूब चैनल है उसमें यार दोस्तों उसका लिंक दिया गया है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें भी लिंक है फ्लिपकार्ट का, ठीक है। जिन्होंने ले लिया है वो फीडबैक ज़रूर देंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ हिंदी में उससे बाहर कुछ किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। यहाँ के इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 21 दिन में आप इसको पढ़ सकते हैं। रोज़ भी 3 घंटे भी आप खोल के बैठोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 21 दिन में पूरा हिंदी का सिलेबस आपका हो जाएगा। जो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है एक बार वे टॉपिक इसमें पढ़ के देखना। जो टॉपिक अभी नहीं आए आपके सामने आने वाले समय में मैं पढ़ाऊँगा। तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ यहाँ से, ठीक है, आपकी 100% क्लियरिटी होगी। और जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। खुद के नोट्स बनाने नहीं, पीडीएफ इकट्ठी करनी नहीं है। मोबाइल खो गया, मोबाइल हैंग हो गया, ठीक है, मोबाइल आपका पुराना हो गया, ये किताब तो फिर भी आपके पास रहेगी। फ़ोटोकॉपी से भी सस्ते दामों पे आपको ये सारी चीज़ें आपको मिली हैं। तो ये क्या है आपके क्लास नोट्स हैं प्यारे दोस्तों, जो हैंड राइटिंग से लिखे हुए हैं। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कम्युनिटी पोस्ट जो होती है उसके साथ भी लिंक दिया गया है हिंदी बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल के साथ। या फिर आप क्या करोगे, इस क्लास नोट्स को आप जो ये स्कैनर है ना, इस स्कैनर के माध्यम से भी आप उसी लिंक पे पहुंचोगे जहाँ पे मिलता है। एक बार देख लेना वो डिस्काउंट अभी चल रहा है या नहीं, ठीक है। अभी जी प्रीति मिश्रा ने बताया सर 170 की है, हाँ 170 की है, ले लो, अदरवाइज 210 में जा रही थी। 23 अप्रैल से पहले भी 210 रेट था, उससे कम किया ही नहीं उन्होंने, ठीक है। फिर भी हमें 50 रुपये, ठीक है, 40 रुपया सीधे सीधे फिर भी बच रहे हैं। तो इसीलिए जो डिस्काउंट है वो बार बार नहीं आता, वो साल में 1 या 2 बार ही वो सेल वगैरह देते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन वाले। तो किताबों की सेल फिलहाल चल रही है, बाकी दूसरे आइटम पे वो कभी फिर दूसरे समय में देंगे। तो आप स्कैनर को भी स्कैन करके उसी लिंक पे जाओगे। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।